हाँ जी बच्चों, वेलकम अगेन ऑन द चैनल। तो हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे, तो बेसिक मैथ्स में आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 में कुछ टॉपिक्स। टॉपिक पहला हम यहाँ पे लेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम बेसिकली पढ़ना चाहते हैं जो आपने 9th 10th में सुना होगा कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, दो पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है इसके अंदर ओरिजिन और एक्सिस। तो देखिए किसी भी अगर हम सिस्टम की बात करें प्लेन के अंदर दो एक्सिस बन सकती है वाई और एक्स। तो मान लीजिए प्लेन के बाहर हमने मान लिया जेड, तो तीन एक्सिस हो गई। तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। फिजिक्स में बेसिकली जो बेटा ओरिजिन होता है वो हम किसे मानते हैं, जो फिक्स पॉइंट होता है। जो फिक्स पॉइंट होता है, जो मूव नहीं कर रहा होता है, उसे बेसिकली हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। और एक्सिस क्या होती है, एनी फिक्स डायरेक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि इस ओरिजिन से पास होने वाली जो फिक्स एक्सिस हैं ये होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ओरिजिन से पास होने वाली एक्सिस है उन्हें हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें, मान लीजिए कोई पॉइंट P है। अगर हम 2D के अंदर बात करें, 2D मतलब किसी प्लेन के अंदर अगर हम बात करें तो प्लेन के अंदर हमें पता है कि दो ही कोऑर्डिनेट होंगे। अब अगर दो ही कोऑर्डिनेट होंगे तो एक तो x होगा और एक y होगा। तो अगर लिखा हुआ है x1 और y1, तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट से इस x एक्सिस से जो दूरी होती है वो होती है y1, और इस y एक्सिस से जो दूरी होगी वो होगी x1। तो x1 को क्या बोलते हैं, x1 को बोलते हैं एब्सिसा। और एब्सिसा क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया x1 क्या हुआ, y से दूरी हुई, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। उसी प्रकार से जो y1 है वो ऑर्डिनेट है, और y1 क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से जो दूरी होगी वो हो जाएगी बेसिकली मेरे पास ऑर्डिनेट, और y एक्सिस से जो दूरी होगी वो मेरे पास हो जाएगा एब्सिसा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मेरे को दो पॉइंट पता हो x2 y2 और x1 y1, और उनके बीच का मुझे ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो। देखिए बच्चों, एक जो ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है, उस फॉर्मूले में आप ये बात ध्यान रखिए कि ये जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा मिनिमम डिस्टेंस देता है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है। ऐसा क्यों, फिजिक्स में हम आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये चीज हम क्लियर रखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स देने के बाद आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस। ठीक, अब स्पेस की बात करें, स्पेस का मतलब 3D की बात करें, 3D का मतलब उसके अंदर x y z तीनों होंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल हमने 10th में सीखा था वही चीजें हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a बिटवीन द पॉइंट्स, ये इस 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो मान लीजिए हमने इनको अपने मन से मान लिया x1 और y1, और इसे हमने मान लिया x2 और y2। तो यहां पर हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी है और हमें ये पॉइंट a ढूंढना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। d बराबर क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर स्क्वायर कर दें तो दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d का स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, दैट इज बराबर x2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 अगर देखें तो y2 है मेरे पास 3, y1 a, तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर, तो 169 बराबर, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a। यहां पर हमने a माइनस b का होल स्क्वायर को ओपन किया, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज माइनस का 6a। ठीक है बेटा, अब इसको देखो तो 144 और 9 हो गया 153। 153 में से अगर 169 घटाएं तो कितना बचेगा, देखिए ये हो गया 153, तो ये हो जाएगा कितना 10 और 6 16 हो जाएगा। उधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 6a, और इसको उधर लेके आऊंगा माइनस का 16 बराबर 0। बात समझ में आई क्या किया मैंने, ये हो गया 153। 153 में से अगर 169 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटा के देख लो, 6 5 16 ही बचेगा। अब उसके बाद 16 उधर जाके प्लस में, उसको उधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक के हमें रूट्स करने हैं। रूट्स कैसे करें कि मल्टीप्लाई करने पर मिले माइनस का 16 और जोड़ने पर मिले माइनस का 6, तो हमें दिख रहा है 8 और 2,
तो क्या बना दे, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16 बराबर 0। यहां से a कॉमन ले ले तो a माइनस 8 प्लस 2 कॉमन ले ले तो a माइनस 8 बराबर 0। a की वैल्यू मेरे पास आ गई, एक तो 8 और एक आ गई माइनस का 2। तो यहाँ पर a की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 8 और माइनस 2। तो सिंपली ये 10th क्लास वाले क्वेश्चंस हैं। एक बार हम बस गो थ्रू हो रहे हैं इन क्वेश्चंस से ताकि हम समझ पाए कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है स्लोप। ये शब्द आपके लिए नया है, स्लोप क्या होता है? देखिए स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। टेन का मतलब बेसिकली क्या है, टेंजेंट, कि टेंजेंट जो ड्रॉ किया है उसका जो थीटा एंगल है दैट इज द स्लोप। बस ये आप ध्यान रखिए। अब इंपॉर्टेंट ये कि टेन थीटा में ये थीटा क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है बेटा कि जो स्लोप होता है उसे m से दिखाते हैं और m की वैल्यू होती है टेन थीटा। मुद्दा ये है कि थीटा क्या है, तो थीटा हमेशा होता है एंगल फ्रॉम x एक्सिस। ये हमें ध्यान रखना है बेटा, एंगल फ्रॉम ठीक है, एंगल फ्रॉम x एक्सिस, एंगल फ्रॉम x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वही स्लोप के अंदर काम आएगा। जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन है और मुझे इस लाइन का स्लोप ढूंढना है, तो स्लोप कैसे ढूंढेंगे कि मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर स्लोप ढूंढना है, तो सबसे पहले मुझे इस लाइन के लिए x एक्सिस से एंगल ढूंढना है। अब आप बोलोगे सर ये x से तो कट ही नहीं है, तो चाहो तो आप इसे नीचे बढ़ा लो, चाहे तो x एक्सिस को ऊपर लेके जाओ। मान लीजिए मैं x एक्सिस को ऊपर लेके गया। अब अगर मैं x एक्सिस को लेके जाऊं ऊपर, तो बताइए x एक्सिस जो एंगल बन रहे हैं वो तो आपको दो जगह दिख रहे होंगे। कैसे? वो एंगल आपको ऐसे भी दिख सकता है कि वो एंगल इधर से बन रहा हो या वो एंगल इधर से बन रहा हो। तो ये एंगल दो जगह से बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमें हमेशा एंगल कहां से देखना है, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हुआ ये वाला। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस पॉइंट पर जो स्लोप की वैल्यू होगी वो बेसिकली टेन थीटा होगी। अब ये बात हम जानते हैं कि जो थीटा होता है वो अगर एक्यूट है मतलब 90 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, जैसे कि यहां पर दिख रहा है कि थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और हम जानते हैं एएसटीसी रूल से कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो जो टेन थीटा होगा वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। तो क्या स्लोप नेगेटिव हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या स्लोप जीरो हो सकता है? यार जीरो भी तो हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लाइन ऐसे बना दी आपने, तो इस लाइन का x एक्सिस से एंगल ही कितना है, जीरो, तो स्लोप जीरो हो जाएगा क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू जीरो। तो मुद्दा यह है कि स्लोप है क्या, स्लोप बेसिकली है टेन थीटा। थीटा क्या है? थीटा हमेशा है उस लाइन का या उस पॉइंट के टेंजेंट का x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल। अगर एंगल एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव, और अगर एंगल जीरो है तो स्लोप जीरो। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि अगर मुझे किसी लाइन में या मुझे किसी लाइन जो दो पॉइंटों से पास हो रही हो वो पता हो, दोनों पॉइंट पता हो x1 y1, तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाएगा? तो पहले मैंने बताया कि इस लाइन का एंगल देखना है कहां से, x एक्सिस से, तो ये रहा थीटा। अच्छा ये थीटा होगा तो आप जानते हो ये एंगल भी थीटा है क्योंकि मैंने x एक्सिस के पैरेलल ये ड्रॉ कर दिया। तो मुझे बेसिकली टेन थीटा निकालना है इसमें, और मुझे दोनों पॉइंट पता है, P पॉइंट भी पता है और Q पॉइंट भी पता है। तो सिंपली मैं क्या लगा सकता हूं, सिंपल में मैथ लगा सकता हूं कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, इस ट्राइंगल के अंदर आप टेन थीटा क्या लिखोगे, मान लीजिए मैं नाम दूं P Q और R, तो इसके अंदर आप टेन थीटा कैसे लिखते भैया, टेन थीटा आप लिखोगे QR अपॉन PR, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो QR अपॉन PR। अब इस QR की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, अगर आप लॉजिकली बात समझो तो आप सिंपल कहते हो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए पूरी वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू कितनी है, देखिए ये पूरी,
ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास है y2 और ये वाली वैल्यू है y1, क्योंकि ये वाली वैल्यू y1 है, ये y1 है तो ये भी y1 है, ये पूरा y2 तो ये खाली क्या बचेगा y2 माइनस y1। उसी प्रकार से ये वाली दूरी क्या बचेगी x2 माइनस x1। तो जो tan थीटा निकल के आएगा वो हो जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये निकल के आ गया कि इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, if 2 points are given of a line, किसी एक लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हों तो जो tan थीटा होगा या स्लोप जो होगा वो निकालने का तरीका है डेल्टा y बाय डेल्टा x या यूं कहूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने सीखा है अभी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इस पे, मान लीजिए कोई फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। चलिए आप ट्राई करिए इन क्वेश्चनों को, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखिए कि ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको x1 y1 इसे ही मानना है या x1 y1 इसे ही मानना है, आप किसी को कुछ मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको x1 y1 माना तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो निकालते फटाक से tan थीटा बराबर, फॉर्मूला एक बार लिख लो भैया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू y2 इज 8, तो 8 माइनस 4, x2 3 माइनस 2, तो tan थीटा इज बराबर 4 अपॉन 1। मतलब स्लोप की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। क्या स्लोप 4 हो सकता है? यस। कल हमने सीखा था, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जो हमारे पास साइन और कॉस होता है उनकी रेंज तो होती है -1 से +1, लेकिन tan के अंदर तो कोई रेंज होती नहीं है। मतलब tan के अंदर कोई बंदिश नहीं होती है, tan की रेंज होती है एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए tan की वैल्यू 4 भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है अब इसके अंदर डिफरेंशिएशन। तो कोऑर्डिनेट अलजेब्रा में हमने बेसिक क्या पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया और बेसिकली स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन पॉइंट इज गिवन। अब हम पढ़ते हैं इस फिजिक्स में या इस बेसिक मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स हैं कैलकुलस के, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसके रूल्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। तो याद रखिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। वेरी मतलब कितना स्मॉल। देखिए जो चेंज होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक फाइनाइट चेंज, फाइनाइट मतलब जिसको आप बता सके, और एक वेरी स्मॉल चेंज जिसे बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया, ठीक है, अब उस पौधे की हाइट को आप हर 1 सेकंड में देख रहे हैं, तो आपको पता है कि बायोलॉजिकली जो पौधा होता है वो थोड़ा सा ऊपर आता है, लेकिन वो आपको इतना ऑब्जर्व नहीं होगा। इसका मतलब उसके अंदर जो हाइट में चेंज आ रहा होगा पर सेकंड, क्या वो बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा? तो आप फटाक से बोलेंगे सर ये बहुत छोटा होगा। तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ वेरी स्मॉल चेंज। लेकिन अगर आपने वही पौधा लगाया हो और उस पौधे को आप हर 2-2 महीने के गैप पे देखे, आज आपने लगाया, उसके 2 महीने बाद आपने देखा, फिर 2 महीने बाद आपने देखा, तो क्या आपको उसकी हाइट के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज मिलेगा? तो आप बोलोगे यस, वो चेंज आपको ऑब्जर्व होगा। तो वो जो डिफरेंस होता है हाइट के अंदर टाइम के साथ अगर हम देख रहे हैं, तो वो जो टाइम के साथ जो हाइट का डिफरेंस होगा दैट इज अ फाइनाइट चेंज। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो चेंज होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, वेरी स्मॉल चेंज और फाइनाइट चेंज। तो फाइनाइट चेंज का तरीका तो क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन जो वेरी स्मॉल चेंज होता है उसे निकालने का तरीका ही क्या है, बेसिकली डिफरेंशिएशन। ये मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो उसके अंदर हम ज्यादा मैथ्स को ना यूज करें तो सिंपल बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब सर ये है बहुत छोटा चेंज। बहुत छोटा कितना, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। तो देखिए यही बातें लिखी हुई हैं कि डिफरेंस 2 प्रकार के हैं, फाइनाइट डिफरेंस और इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। तो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को हम दिखा रहे हैं किससे, डी से। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं डी वाई, तो डी वाई का मतलब क्या है कि वाई के अंदर बहुत छोटा चेंज। लेकिन अगर कोई फाइनाइट चेंज है तो उसे हम क्या दिखाते हैं, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई के मतलब है वाई में एक बड़ा चेंज, एक फाइनाइट चेंज,
और इसको तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, y फाइनल माइनस y इनिशियल। तो डेल्टा को हम क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि डेल्टा तो आज तक जो हमने किया वही है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। लेकिन जो dy है, dy में ध्यान रखना ये d इंटू वाई नहीं है, d इज अ सिंबल, जिससे क्या पता लग रहा है कि बहुत छोटा चेंज देखना है। ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज, कि एक इंस्टेंट के आसपास का जो चेंज होगा दैट इज अ इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, फिर मैंने बताया कि फिजिकल मीनिंग क्या है, तो फिजिकल मीनिंग वही हो गया कि अगर कोई आपसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है dy बाय dx। यहां बिल्कुल आपको ये नहीं करना कि d से d काट दिया, बेसिकली d तो एक सिंबल है जो बता रहा है कि हम इंस्टेंटेनियस चेंज निकाल रहे हैं किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जैसे मेरे इस एग्जाम्पल में मैं हाइट को देख रहा था टाइम के साथ, तो मैं बोलूंगा dh बाय dt, हाइट में इंस्टेंटेनियस चेंज टाइम के साथ। और मैं बोलूं कि रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन y एंड स्मॉल चेंज इन x, या फिर सिंपल में बोल दूं एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x होगा तो वी विल यूज डेल्टा y बाय डेल्टा x। बस आप सिंपल आप ये बात ध्यान रखिए कि एवरेज रेट का मतलब बड़ा चेंज होता है, इंटरवैल का जो चेंज होता है वहां हम डेल्टा यूज करते हैं, और जो इंस्टेंट का चेंज होगा, बहुत छोटा चेंज होगा, वहां हम डी यूज करेंगे। अब सिंपल और बातें क्या समझ में आनी चाहिए कि जैसे मैं कभी लिखूं y बराबर x प्लस 2, तो यहां पर आप समझिए कि जो ये 2 है, ये 2 क्या होता है, 2 है एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और ये x और y क्या है, ये x और y है बेसिकली वेरिएबल। x और y क्या है बेसिकली वेरिएबल, 2 तो कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है। तो यहां हम समझे कि अगर मैं बोलूं कोई चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसका चेंज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल हमने केवल एक सिंपल बात समझी है। मुद्दे की बात क्या निकल के आई कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x का फिजिकल मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, दैट्स इट। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके बहुत आसानी से। चलिए, तो रूल नंबर 1, पहले डेफिनेशन वही लिखी हुई है कि डेफिनेशन डिफरेंशिएशन का एक और नाम आपको कहीं कहीं मिल सकता है, दैट इज डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये y को लिखने का तरीका होता है कि y इज अ इक्वेशन ऑफ x, तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x को क्या लिखता है, f डैश x बोलते हैं या dy बाय dx बोलते हैं। मतलब मैं बोलूं कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन लिखूं या डेरिवेटिव लिखूं तो उसे क्या बोलेंगे, dy बाय dx बोलेंगे। और इसका एक और क्या होता है सिंबल, f डैश x, अगर हमने इसको क्या बोला है fx। ठीक है, ज्यादातर हम क्या यूज करेंगे, dy बाय dx ही यूज करेंगे। चलिए, अब है रूल नंबर 1। ठीक है ना, कुछ रूल्स है, तो ये रूल नंबर 1 है, वो सिंपली क्या है, ये रूल हमें एज इट इज याद रखने हैं, जो आपको मैं बहुत तरीके से याद करा दूंगा। पहला रूल क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो तो उस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बच्चों कांस्टेंट का मीनिंग ही क्या हुआ, जो चेंज ही नहीं होगा। मतलब अगर y बराबर c कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। उसका dy बाय dx कितना होगा, 0। जैसे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब वो x के साथ बदल ही नहीं रहा, तो उसमें y का कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0। जैसे एग्जांपल में कैसे आएंगे क्वेश्चन, मैं बोलूं y बराबर है 6 या y बराबर है माइनस का 10 या y बराबर है पाई, तो अगर हम देखें तो 6 कांस्टेंट हैं
तो उसका डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में, चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में, चाहे टाइम के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा? 0। ऐसे यहां पर भी dy बाई डी टी कर दो मान लो, तो वो कितना हो जाएगा? 0। कांस्टेंट बोला है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कुछ और हो, पाई भी हमें पता है कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स, इसका भी कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिंपली पहला रूल तो यही है कि कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में है कि अगर कोई वेरिएबल हो तो वेरिएबल की पावर अगर n है, अगर कोई वेरिएबल की पावर n है, y बराबर x की पावर n है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर आगे ले आते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, nx इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 कर देते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल ले ले, मान लो y बराबर है x की पावर 4, तो यहां पर ये जो n है इसको कंपेयर करिए, n की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहां पर इसका dy बाई dx जो आएगा वो कितना आ जाएगा? पावर ले लो आगे x और एक पावर कम कर दो, दैट विल बिकम 4x क्यूब। ठीक है, कोई भी पावर हो, जैसे मान लीजिए ऐसा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर -6, तो यहां पर n की वैल्यू हो गई -6, हमें साइन के साथ n कंपेयर कर लेंगे, n की वैल्यू हो गई -6, तो यहां पर dy बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा? -6 x की पावर -6 माइनस 1, तो पावर नेगेटिव में बढ़ेगी, -6 इंटू एक्स की पावर -7। ठीक है, चलिए मान लीजिए कभी ऐसा मिल जाए y इज इक्वल टू एक्स, खाली x ही हो, तो अगर x है तो जरा देखो x की पावर कितनी हो गई? 1, तो n की वैल्यू कितनी है? 1। तो अगर हम यहां से डिफरेंशिएशन करके देखें तो क्या आएगा? जरा देखिए, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 या किसी की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी? 1 बनेगी। मतलब कभी अगर y बराबर x हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा x के रेस्पेक्ट में वो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। तो सिंपल रूल है जो हमें एज इट इज याद होना चाहिए। क्या करना है? पावर आगे लेके आनी है और एक पावर कम करनी है। कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके और देखते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाय dx। जैसे y बराबर दे रखा है x की पावर 6, तो बताइए फटाक से, आप लोग वीडियो को रोक के सवालों को पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर्स को मैच करिए। y बराबर x की पावर 6 क्या हो जाएगा? 6, x की पावर एक पावर कम 5 हो जाएगा। यहां पर dy बाय dx अगर ध्यान से देखें तो पावर अब py की फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, 3/4 आगे x की पावर 3/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/4 x की पावर -1/4। थर्ड वाला देखें, y बराबर 1/x। देखिए जब भी x नीचे होगा, ऊपर कोई कांस्टेंट हो और नीचे अगर x हो, तो नीचे का अभी हमने कोई रूल नहीं पढ़ा है, तो पहला काम क्या करना होगा? हमें नीचे के x को ऊपर ले जाना होगा। और मुझे पूरा पता है कि आपने बचपन में ये सब पढ़ाई होगा, बचपन की बातें। क्या क्या पढ़ा होगा? एक तो ये कि अगर ये √x होता है तो इसे बोलते हैं x की पावर हाफ। दूसरा, कभी अगर 1/x लिखा हो और ये x ऊपर लेके जाना हो तो ये बनेगा x की पावर -1। उसी प्रकार से कभी 1/√x अगर दे रखा हो तो ये ऊपर लेके जाओगे तो बनेगा x की पावर -1/2। ऐसे यहां पे देखिए, अब ये x नीचे फंस गया, तो पहला काम तो क्या है? इसे x की पावर -1 लिख लो, और जैसे ही x ऊपर आ जाएगा तो जो पावर है उसे हम सेकेंड रूल के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो नाउ द आंसर विल बी dy बाय dx इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स की पावर -2 -1/x²। तो क्या सीखा हमने? सिंपल एक फॉर्मूला सीखा, और ये सीखा कि अगर कभी भी x नीचे दे रखा हो तो उसे पहले कहां लेके आ जाइए? ऊपर लेके आ जाइए और फिर सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी नेक्स्ट रूल नंबर 3। अब रूल क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का है। कि अभी हमने पहला रूल क्या पढ़ा? खाली कांस्टेंट का। दूसरा पढ़ा वेरिएबल की पावर n का।
अब हम तीसरा रूल पढ़ रहे हैं जहां कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो, मतलब कांस्टेंट के साथ कौन हो, वेरिएबल हो। अब अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल लिखा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो देखिए कि dy बाय dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को तो एज इट इज छोड़ दीजिए और वेरिएबल का कर दीजिए। मतलब अगर मैं इसको और इलेबोरेट करूं तो कभी ऐसे मिले y बराबर k इंटू एक्स की पावर n, जहां पर k कोई भी कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, k को रख दिया ऐसे कैसे, x की पावर n है, क्या होगा n आगे x और n माइनस वन, तो होगा k इंटू n x की पावर n माइनस वन, मतलब कांस्टेंट को छोड़ देना है। जैसे एक एग्जाम्पल बनाए सर, कोई एग्जाम्पल बना लेते हैं। मान लीजिए मैं बोलूं y बराबर 4x की पावर 5, तो पहले बात देखिए क्या निकालेंगे यहां पर, इसका dy बाय dx क्या होगा, कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ दो और इस x की पावर 5 में वही रूल लगा दो पुराना वाला, तो क्या होगा 5 आगे x और एक पावर कम, 4 5 जा 20, तो 20x की पावर 4, आंसर क्या होगा 20x की पावर 4। और देखिए मान लीजिए कभी ऐसा हो y बराबर x बाय 3, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाय dx। बेसिकली x बाय 3 जो लिखा हुआ है इसका मतलब कितना लिखा हुआ है, 1/3 इंटू एक्स लिखा हुआ था, तो 1/3 बच जाएगा और x कितना हो जाएगा 1, तो dy बाय dx कितना निकल के आ जाएगा 1/3। अब कई बार बच्चों को जो कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि सर अभी अभी तो आपने बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, तो फिर आपने यहाँ 0 क्यों नहीं लिखा। तो भैया एक बात समझना कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 में बेसिक डिफरेंस क्या है। रूल नंबर 1 में कांस्टेंट केवल अकेला कांस्टेंट है, उसके साथ कोई और टर्म नहीं है मल्टीप्लाई में, लेकिन रूल नंबर 3 में कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी मल्टीप्लाई में है। सर थोड़ा समझाओ। अरे भाई मैं बोलूं 10x की पावर क्यूब ये लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है y बराबर 10, दोनों का डिफरेंशिएशन अगर करें तो यहां पर dy बाय dx करने का तरीका ये नहीं होगा कि 10 देखते 0, देखना है भाई 10 के साथ x क्यूब है, तो रूल नंबर 3 पे पहुंचना पड़ेगा कि 10 छोड़ो x क्यूब का 3x स्क्वायर, दैट मींस आंसर वुड बी 30x स्क्वायर। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो 10 अकेला लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अरे आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं ना भैया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अब है सम और सब्ट्रैक्शन का रूल। सम और सब्ट्रैक्शन के रूल में क्या है वो देखते हैं। आप देखिए एक बार कि अगर मान लीजिए दो वैल्यूज प्लस माइनस हो रही हो तो क्या करना है, एक एक का डिफरेंशिएशन करो और फिर जो साइन है वो साइन लगाते चलो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन बना दें, y बराबर x की पावर 4 प्लस 3x की पावर माइनस 2 प्लस 10, ये क्वेश्चन है। मुझे इसका dy बाय dx निकालना है। तो अब क्या करना है, तीन क्वेश्चन है बेसिकली, तीनों का क्या कर देना है डिफरेंशिएशन, और जो बीच में साइन है वो साइन हमें लगाना है। मतलब पहले में रूल लग गया रूल नंबर 2, तो पावर आगे एक कम प्लस इसमें 3 वहीं रहेगा, रूल नंबर 3 लगेगा, 3 वहीं रहेगा कि 2n बन गया तो आगे आ जाएगा -2 x की पावर एक कम करेंगे -3 और 10 का हो जाएगा 0, तो आंसर आएगा 4x क्यूब -6x की पावर -3। दिस इज द आंसर। अरे मेरी बात समझे हो क्या। और देख लो, मान लीजिए कि कोई चार्ज है Q, वो मुझे दे रखा है t² -2t। अब मुझे इसका क्या निकालना है, dq बाय dt। तो यहां पे ये समझिए बात कि अगर y x का फंक्शन था तो इक्वेशन लिखी dy बाय dx,
अगर q टाइम के साथ दे रखा होगा तो फॉर्मूला विल बी dq बाई dt। तो बस रूल तो वही रहेंगे, पावर आगे आएगी 2t एक कम माइनस का 2, तो आंसर क्या आएगा 2t माइनस 2। अरे बोलिए, समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ dx बाई dt और यहां पर dy बाय dx। फटाफट दोनों को कर लेते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए फिर मैं करता हूं। अब है dx बाय dt, तो ये क्या बनेगा देखिए 4 एज इट इज, t का आगे आएगा पावर 2 तो 8t प्लस 3। अब यहाँ 2 अकेला है तो इसका हो गया 0, तो आंसर वुड बी 8t प्लस 3 हो जाएगा। यहां पर ये x का फंक्शन है तो वी विल राइट dy बाय dx। हम यहां पर dy बाय dx लिखेंगे तो ये रूट x, मतलब ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली x की पावर हाफ प्लस x की पावर माइनस हाफ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी हमने नीचे के x का कोई रूल नहीं पढ़ा है। तो क्या करें, हाफ आगे x की पावर हाफ माइनस 1 प्लस यहां क्या बनेगा माइनस हाफ x की पावर एक कम करें तो माइनस हाफ माइनस 1, सॉल्व करें तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2 और माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/2। सो दिस इज द आंसर। तो सिंपल है डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, आप चाहे अकेडमी में हो या कहीं बाहर से पढ़ रहे हो, जो भी आपको बुकलेट मिली है उसके बेसिक क्वेश्चंस जरूर करिए, वो आपसे बनते रहेंगे इन रूल्स को पढ़ोगे तो। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अब है डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस। अभी कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, जो हमें एज इट इज याद होने चाहिए। जैसे पहला है साइन एक्स, तो साइन एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। ये हमें याद रखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। वैसे ही कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का हमारे इतना ज्यादा यूज आता नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर याद कहो तो कर लो। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर फोर्थ नंबर पे ई की पावर एक्स। अगर कोई एक्सपोनेंशियल है, ई है, कोई कांस्टेंट है ई, उसकी पावर अगर एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है ई की पावर एक्स। एंड द फिफ्थ वन इज लॉग एक्स, मतलब बेस कितना है यहाँ पर ई है। हम फिजिक्स में या मैथ्स में जब भी लॉग लिखेंगे, मैं जब भी लॉग लिखूंगा तो उसका बेस आप क्या मान लेना, ई मान लेना। तो लॉग एक्स लिखे, जिसे और किताबें क्या लिखती है एल एन एक्स। तो ध्यान रखना एल एन एक्स लिखा हो या लॉग एक्स लिखा हो, ये अलग अलग टर्म नहीं है, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो लॉग एक्स हो या एल एन एक्स हो, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो बेसिकली हमें ये पांचों याद होने चाहिए। साइन एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स होता है, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, लॉग एक्स 1/x होता है। तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए। आगे की स्लाइड्स पे जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं पे बेस्ड हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाय dx। अब मुझे क्वेश्चंस करने हैं, dy बाय dx निकालना है। y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो फटाक से कर देते हैं। dy बाय dx, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये आंसर हो गया। सिंपल हमें याद होना चाहिए, हम बेसिकली मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स। तो जो फिजिक्स में जैसे डिफरेंशिएशन काम में आएंगे हम केवल उतने तक ही पढ़ेंगे। बहुत हाई फाई क्वेश्चंस करने की अगर आदत है तो हमें मैथ्स लेनी चाहिए थी। हमें इंपॉर्टेंट है टूल्स को लगाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है 10x माइनस एक्स की पावर 5। 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5x की पावर 4, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मेरे लिए कर दीजिए, मान लीजिए मैं बना दूं y बराबर e की पावर x माइनस एल एन एक्स प्लस पाई प्लस 5x की पावर 4 माइनस कॉस एक्स। ऐसा कभी आएगा नहीं, लेकिन मैंने एक क्यों बनाया ताकि आपको रूल याद हो जाए सारे। तो dy बाय dx एक बार ट्राई कर लीजिए फटाक से, क्या निकल के आएगा, e की पावर x का e की पावर x, log x का 1/x, कांस्टेंट का 0, ये हो जाएगा 20x क्यूब और cos x का माइनस साइन x, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो e की पावर x माइनस 1/x प्लस 20x क्यूब और प्लस साइन x। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सेम है, आपको ट्राई करना, होमवर्क है। इसका आंसर मैं लिख देता हूं आपको। इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पर 2/x माइनस 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस cos x। चलिए अब है तो नेक्स्ट रूल नंबर 5, दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो, इसे प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं या u इंटू वी बोलते हैं। जिसमें बोलूं कभी ऐसा हो कि y बराबर एक इक्वेशन दे रखी है और इनटू में दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है, तो हमें क्या करना होगा, किसी एक को हमने मान लिया u और किसी एक को मान लिया v, तो इसे और क्या बोलते हैं, uv रूल भी बोलते हैं। अब करते कैसे हैं सर इसको, तो करना बड़ा सिंपल है इसमें कि जो पहले मिल रहा है उसका डिफरेंशिएशन करो। ध्यान क्या रखना है बेटा, गलती जो होती है कि हम एक साथ कर देते हैं पूरा डिफरेंशिएशन। ये ध्यान रखिए, एक साथ डिफरेंशिएशन केवल तब होता है जब प्लस और माइनस हो। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो एक साथ डिफरेंशिएशन पूरे सवाल का नहीं हो सकता, हमें एक एक इक्वेशन का करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम u का डिफरेंशिएशन कर देंगे और v को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। अब u को छोड़ देंगे और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। दिस इज अ प्रोडक्ट रूल। एक बार लगा के देखिए सर। ठीक है भाई, लगा के देखते हैं। मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हमारे पास कोई सवाल है। अब पहले तो आपको इसके अंदर दो सेपरेट टर्म दिखनी चाहिए। मैं आपको बार बार ये चीज बता चुका हूं कि साइन एक्स को साइन इंटू एक्स मत पढ़ा कीजिए। मैं क्लासों के अंदर देखता हूं, चाहे कॉनकर का बच्चा हो चाहे 11th का बच्चा हो, कॉनकर का थोड़ा शर्माता है, बाकी गलती वो यही करते हैं कि साइन एक्स को साइन इंटू एक्स कर देते हैं। कुछ तो ऐसा भी करते हैं कि सर साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं बनता, ये साइन स्क्वायर एक्स क्यों बन जाता है। तो ये सब गलतियां हैं। मुझे दुख इस बात का नहीं होता कि वो चीज पूछते हैं, मुझे दुख इस बात का होता है कि उन्हें ये चीज भी नहीं पता होती है और उन सब का कंपटीशन उन सब बच्चों से है जिन्हें सभी बेसिक आता है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर हो सकती है। बाकी अगर आप पूछ लोगे, अगर आप स्टार्टिंग में सब बातें पूछ लोगे तो आगे गलती नहीं करोगे, और अगर आगे गलती नहीं करोगे तो बच जाओगे। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं, आपको परेशानी है, तो अपने करस्पॉन्डिंग एजुकेटर से जरूर पूछिए। ऐसा हो सकता है कि शायद वो आपको कुछ ऐसा बोले, आपकी थोड़ी बेइज्जती सी करे, लेकिन डजंट मैटर, अभी हमें इज्जत बनानी है। ठीक है, तो आप इसको कभी भी अपनी सीरियसली ना लें और प्रॉब्लम्स हैं तो जरूर पूछें। चलिए, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स कैसे करें भाई, एक्स स्क्वायर साइन एक्स को। हाँ जी भैया, फटाफट। इसे क्या मान लिया u, इसे क्या मान लिया v, दोनों सेपरेट हमें दिख रहे हैं u और v, तो क्या बनेगा dy बाय dx। हाँ जी, क्या करता है तरीका, जो u मिले उसका पहले कर दो। तो साइन x को ऐसा समझो कि कुछ चिपका हुआ है, ये केवल एक्स स्क्वायर करो, कितना आएगा 2x, और साइन x को साथ में लिख दो। बीच में क्या लगाना है, प्लस, ऑलवेज प्लस यूज होगा। अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दो और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल रूल्स हैं। रूल्स को बहुत बेहतर समझने के लिए हमें इससे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ऑल्दो जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा मेरे फिजिक्स में यूज नहीं होता नीट लेवल पे, लेकिन अभी बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस करने के लिए हमें ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए इसी बात पर फटाक से। दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए भाई। चलिए, फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई dx। हाँ जी, कैसे करेंगे, dy बाई dx। सर x का हो गया 1, log x का 1/x,
तो आंसर क्या आ गया 1/x। ये तो आंसर आ रहा होगा तुम्हारा, x का हो गया 1, log x का 1/x, तो आंसर इज 1/x। यही तो गलती है, यही गलती है प्यारे इसमें कि दोनों का हम एक साथ कर देंगे। ये ध्यान रखना है, दोनों का एक साथ नहीं करना है, यही मिस्टेक है। एक बार में एक का ही होगा, एक बार में एक का ही होगा। चलिए, अच्छा वो क्वेश्चन ही गए क्या? हाँ ये रहा ना क्वेश्चन। कैसे आएगा फिर आंसर इसका? इसे हमें यू भी रूल से करना पड़ेगा। इसे मान लेंगे यू, इसे मान लेंगे यू, इसे मान लेंगे वी, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एल एन एक्स प्लस, फिर एक्स को छोड़ देंगे, ये 1/x, ये कट जाएगा तो आंसर आएगा एल एन एक्स प्लस 1। उसी प्रकार से अगर e की पावर x साइन x का करें तो क्या बनेगा dy बाय डी एक्स। ई की पावर x का e की पावर x साइन x को छोड़ दिया, फिर e की पावर x को छोड़ दिया और साइन x का cos x, e की पावर x कॉमन ले लो, साइन x प्लस cos x विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिवीजन रूल, दैट इज रूल नंबर 6 कि डिवीजन में क्या करना है, u अपॉन v। अगर दो फंक्शंस डिवीजन में हो तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर मान लीजिए दो फंक्शन मेरे पास डिवीजन में है, y बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दोनों डिवीजन में है तो कैसे करेंगे। तो डिवीजन में सिंपल क्या करना है कि भाई एक को u मान लिया और एक को v मान लिया, तो ये है u अपॉन v मेथड। क्या लगाना है, इसका थोड़ा प्रोसेस हमें याद होना चाहिए कि जो नीचे लिखा होगा उसे एलसीएम ले लो स्क्वायर करके, जो डिनोमिनेटर में होगा उसे एलसीएम ले लो स्क्वायर करके, और फिर वही तरीका एक में एक का करो और एक का छोड़ दो। तो पहले कौन मिल रहा है u, तो u का कर दो भैया du बाय डी एक्स और v को छोड़ दो। अब प्रोडक्ट में लगाते हैं प्लस और यहां लगाएंगे माइनस, और फिर क्या करेंगे हम u को छोड़ देंगे और v का कर देंगे dv बाय dx। ये रूल है इसका। सर एक क्वेश्चन से कर लेते हैं, बिल्कुल भैया एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन मिल जाए, मुझे इसका निकालना है dy बाई डी एक्स। तो पहले तो आपको देखते समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लगाना है भैया, डिवीजन रूल लगाना है। क्या लगाना है, डिवीजन रूल। तो इसे मान लीजिए आपने u मान लिया और इसे मान लिया v, तो दैट इज u अपॉन v मेथड हो गया। तो जो नीचे है उसे नीचे लिख दीजिए स्क्वायर करके, तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जो पहले मिल रहा है उसका कर दो, 4x प्लस 3 का कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 3 का तो हो जाएगा 0, और 3x प्लस 2 को एज इट इज लिखो, फिर बीच में माइनस आएगा। अब हमें ऊपर वाला लिख देना ऐसे कि ऐसे, और नीचे वाले करेंगे तो वो कितना आएगा 3 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करें तो कितना बनेगा, देखो ये बना 12 और ये 12, ये तो साफ हो गया, इधर बना 8 और इधर क्या बनेगा, बनेगा माइनस का 9, तो आएगा माइनस का 1 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नीचे वाला स्क्वायर जनरली नहीं खोलते हैं, जो आंसर होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, नीचे स्क्वायर करके, तो आंसर आएगा -1 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली डिवीजन का जो रूल है वो भी हमारे फिजिक्स में बहुत कम काम आएगा, लेकिन अगेन वही बात, क्वेश्चन अगर बेसिक मैथ करने हैं तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है भाइयों, चलिए नेक्स्ट देखिए, करिए इसको ट्राई, डेरिवेटिव ऑफ y ट्राई कर दीजिए फटाफट से। क्या आएगा 4x अपॉन एक्स माइनस 5, हाँ जी, तो नीचे वाले को क्या मान लेंगे u अपॉन v मेथड लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ये u है, इसका करेंगे तो आएगा 4, और अंदर क्या बचेगा x माइनस 5, बीच में माइनस आएगा, फिर क्या करेंगे, फिर 4x को छोड़ देते हैं, x माइनस 5 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सॉल्व कर दो कितना आएगा 4x तो साफ हो गया, माइनस का 20 अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर।
ठीक है, तो इसको इजीली हम डिवीजन रूल को भी कर सकते हैं। अब कई बार बच्चा एक डाउट पूछता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर वेलोसिटी दे रखी है मान लीजिए t+2 और एक दे रखा है t-4, अब मुझे निकालना है dv/dt। तो अब dv/dt निकालने के लिए सर मैं कौन सा रूल लगाऊं, uv लगाऊं या नॉर्मल लगाऊं? तो भैया कैसे ही करो आंसर सेम ही आएगा। अगर आप इसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल एक इक्वेशन बना लोगे, उसे सॉल्व करोगे तो भी आएगा, और अगर आप इसमें यूवी मेथड लगाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। बस हमें करना आना चाहिए। देखिए मैं करके दिखाता हूं। अगर मैं इसमें यूवी मेथड लगाता तो मैं क्या बोलता बेटा कि ये मेरे पास हो गया u और ये मेरे पास हो गया v। तो देख कैसे करता मैं, dv/dt। अरे भाई ये ध्यान रखना, ये भी वेलोसिटी वाला v है और ये भी अपन जो मानते हैं वो वाला v है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो dv/dt क्या हो जाएगा, t+2 का हो गया डिफरेंशिएशन 1 और साथ में है t-4, फिर बीच में आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा t+2 और उसका कितना हो जाएगा 1। तो सॉल्व करने पर आया t-4 प्लस t+2, तो ये आ जाएगा 2t-2, ये आंसर आया। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनाओ तो देखो क्या बनेगा, t² और ये बनेगा 2t और माइनस का, ये बनेगा 2t और ये माइनस का 4t, मतलब माइनस का 2t और ये हो गया माइनस का 8। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करके देखो सिंपल रूल से तो वो क्या बनेगा 2t-2। तो देखना भैया दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर आप सही रूल लगाओगे तो किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हमारे फिजिक्स में बहुत कम काम आएगा, स्पेशली एक चैप्टर पढ़ेंगे हम वेव्स, उसके अंदर ही काम में आता है। इससे हम वेव्स के अंदर चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड इनसाइड का मतलब हम बाहर से अंदर चल रहे हैं, इनसाइड टू अ फंक्शन। अगर किसी एक इक्वेशन के इनसाइड जाएं तो क्या लगाना पड़ता है, हमें चेन रूल लगाना पड़ता है। देखिए चेन रूल में एक चीज आप समझिए कि इसमें एक चेन बनेगी, आउटसाइड से हमें कहां जाना होगा, इनसाइड जाना होगा। प्रोडक्ट रूल में और चेन रूल में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट रूल में दो अलग अलग टर्म हमें मल्टीप्लाई करती हुई दिखेंगी और चेन रूल में एक ही टर्म के अंदर हमें एक और टर्म मिलेगी। सर टर्म के अंदर टर्म कैसे मिलती है, मैं एग्जांपल समझाता हूं तेरे को। मैं बोलूं y बराबर x साइन x और y बराबर साइन 4x+3, दोनों फर्क समझिए। यहां पर दो सेपरेट टर्म दिख रही है, x सेपरेट है, साइन x सेपरेट है, तो यहां लगेगा uv मेथड। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां ऐसा तो कह नहीं सकते कि साइन अलग है और 4x+3 अलग है। ये मैं आपको समझा ही रहा हूं कि पूरी टर्म एक ही होती है, तो साइन 4x+3 बात तो एक ही है। मगर यहां पर अगर देखें तो साइन के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है उस एंगल में ही एक इक्वेशन छुपी हुई है, मतलब आउटसाइड इज साइन। अब साइन के अंदर जो एंगल है दैट इज अ न्यू फंक्शन, दैट मींस आउटसाइड और इनसाइड फंक्शन है, मतलब टर्म एक ही है मगर उसके अंदर एक और इक्वेशन छुपी हुई है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे बेटा, चेन रूल। देखिए लोग आपको चेन रूल या प्रोडक्ट रूल लगाना सिखा देंगे, लेकिन हम लोग जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि बच्चा क्या नहीं सीखता है, 10-11 साल से यही सीख रहे हैं। तो यही हमने सीखा है कि बच्चा रूल तो लगा लेता है मगर द प्रॉब्लम इज कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि यहाँ प्रोडक्ट लगाऊं या चेन लगाऊं। हालांकि देखिए अगर आप 100-150 सवाल कर लेते हैं तो उतने क्वेश्चंस करने के बाद तो आपको अपने आप समझ में आता है कि चीज क्या है। लेकिन अगर आपको शुरुआत में अप्रोच करनी है तो आप केवल मेरी ये बेसिक बात ध्यान रखिए कि दो डिफरेंट आइडेंटिटीज, दो डिफरेंट टर्म अगर आपको दिख रही हैं तो प्रोडक्ट लगाइए, और एक टर्म के अंदर ही एक और टर्म जा रही है तो वहां चेन रूल लगाइए। जैसे एग्जाम्पल और पूछूं कि ln 4x ये लिखा हुआ है और एक x ln x लिखा हुआ है, मुझे बताइए किस में चेन रूल लगेगा और किस में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आप बोलोगे सर लॉग के अंदर x लिखा हुआ है, लॉग इनटू x नहीं है,
लॉग के अंदर, ही लॉग के अंदर है, ये लॉग एक्स पूरा एक ही टर्म होता है, लॉग के अंदर एक्स है तो यहां लगेगा चेन रूल, और यहां दो अलग अलग दिख रहा है, एक्स अलग है और ln x अलग है, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये है बेसिकली चेन रूल की पहचान। इसलिए लिखा ना y बराबर एफ ऑफ यू, तो अब इसे कैसे करेंगे, मतलब y है और अंदर कोई u है, तो आप कैसे लगाएंगे डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे वो हमें सीखना होता है। एक क्वेश्चन समझते कि मान लीजिए, क्वेश्चन से समझाता हूं पूरा चेन रूल को, कि क्वेश्चन है y बराबर साइन 4x प्लस 3 और मुझे निकालना है dy बाय dx। तो पहले तो आप यहां पे समझिए कि यहां प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि साइन 4x प्लस 3 इज नॉट द टू क्वेश्चंस, इट इज अ सिंगल क्वेश्चन। साइन, उसके इनसाइड में क्या लिखा हुआ है 4x प्लस 3, तो वी हैव टू यूज चेन रूल। तो यार अब साइन x का डिफरेंशिएशन तो पता है, साइन 4x प्लस 3 का डायरेक्टली सर ने कोई रूल नहीं लिखाया है। अब कई महान लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, सर साइन का हो गया cos, 4x प्लस 3 का हो गया 4, तो सरासर ही गलत हो गया। अरे ये कौन सा रूल है कि भाई साइन का cos, साइन तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसे तो कभी भी नहीं करना है। तो क्या करूं भैया, तो देखिए एक काम करें, अगर हम इसे ही x मान लेते, सोचना जरा, अगर मेरे लिए ये जो दुख है वो क्या है, दुख यही तो है कि जो अंदर की टर्म है ये इतनी बड़ी है। अगर सोचो यही x होती तो सवाल होता साइन x, तो मैं आराम से कर लेता। तो अब अगर ये x नहीं है तो मैं इसे x मान लेता हूं। अब यार x तो मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि x तो अंदर ही है, तो नया वेरिएबल मान लेते p। तो लेट p मैंने क्या मान लिया, 4x प्लस 3 मान लिया। तो क्वेश्चन विल बिकम y बराबर साइन p। अब अगर y बराबर साइन p है, साइन x है, तो उसका तो मुझे फटाक से करना आता है, तो मैं क्या कर दूंगा इसका cos p। मगर बेटा एक बात ध्यान रखना, ये dy बाय dx नहीं, dy बाय dp मिला है, मगर मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx। dy बाय dx निकालना है भैया, और मिला क्या है, dy बाय dp, वो मिला cos p के बराबर। क्या करूं अब, अच्छा मैं p की वैल्यू भी रख दूंगा 4x प्लस 3, तो dy बाय dp मुझे मिल गया। मुद्दा ये dy बाय dx कैसे निकालूं, तो मैंने देखा कि dy बाय dx कैसे बनाऊं, मुझे पता क्या है dp, तो मैंने इसको ऐसे लिखा dy बाय dp, जो मुझे पता है, इनटू कर दिया। अब dp मुझे काटना है तो dp मैंने लिख दिया ऊपर, और नीचे क्या आना चाहिए x, तो क्या बना दिया dp बाय dx। तो दिस इज व्हाट अबाउट चेन रूल इज, dy बाय dp तो ये ना। अब साथ में मुझे और क्या चाहिए, dp बाय dx, और dp बाय dx किससे मिलेगा, जो मैंने माना है उससे। अगर मैं इसका एक और बार डिफरेंशिएट करूं तो dp बाय dx, क्योंकि यहां अगर y होता x तो dy बाय dx, यहां p और x तो dp बाय dx, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाय dp इज cos p, cos p की जगह रख दूं 4x प्लस 3, और dp बाय dx है 4, 4 को आगे लिख दो, तो 4 cos 4x प्लस 3, दिस इज द आंसर। अरे मेरी बात समझे क्या, तो सिंपली यहां चेन रूल में क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसे एक नया वेरिएबल मान लो, नॉर्मली डिफरेंशिएट करो, और लास्ट में वो जो वेरिएबल है उसका भी डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये तो इसका तरीका है, लेकिन नीट के अंदर कुछ बच्चों को इस तरीके में बड़ी समस्या आती है, तो उसका अपन ने एक मेथड बना रखा है, उस मेथड को भी मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल क्या मेथड बना रखा है हमने, वही मेथड क्या है, सिंपल जुगाड़ जिसको बोला है। क्या करना है कि जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को क्या मान लो, p मान लो, कुछ भी p मान लो, फिर नॉर्मली डिफरेंशिएट करो, नॉर्मली क्या कर दो, डिफरेंशिएट करो, और लास्ट में p जो आपने माना है p के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आपको समझ में आ गया है कि सर आपने तो वही लाइन लिखी है जो आपने प्रीवियस स्लाइड में किया था।
अच्छे से पढ़ लेना और हो सके तो अपनी कॉपी में लिख लेना। ये आपका कोई भी सवाल नहीं रुकने देगा, ये जो मैंने मेथड लिखा है कि प्रॉब्लम को P मान लो, नॉर्मली डिफरेंशिएट करो और लास्ट में P के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी क्वेश्चन कर लो, मान लो मैं बोलूं कि साइन 5x² + 2 अंदर है साइन के, तो पहले समझ में आ गया चेन रूल लगेगा। अब तकलीफ पहचानना आपको, आगे तकलीफ है एक पूरा, इसे अपने मन में क्या मान लिया P, तो साइन P का क्या बनता cos P, तो dy/dx निकाल रहा हूं सीधा, साइन P का क्या बनता cos P, और लास्ट में क्या है नॉर्मली डिफरेंशिएट करने के बाद P के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो। अब P को देखो खाली, ये तो खत्म हो गया, P कौन है 5x² + 2, इसका कितना हो जाएगा 10x। अब 10x को तो आगे लिख दो cos और P की जगह वैल्यू पुट कर दो वापस से, तो ये हो जाएगा 5x² + 2, ये हो गया dy/dx। चेन रूल प्रैक्टिस मांगता है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे उतना बेहतर आपको ये समझ में आएगा। हालांकि मेरी इस थ्योरी से आपका काफी काम हो जाएगा। अरे बोलिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ dy/dx। जैसे क्वेश्चन मैंने बना रखे इनके देखिए आप, tan 2x और ये फिजिक्स के काम आएंगे। इसको तो आप सिंपल समझिए, tan 2x, 2x को मान लेंगे p, tan p का हो गया sec² p, और लास्ट में क्या करना है p के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, तो 2x का क्या हो जाएगा 2, तो 2 sec² p की जगह क्या है 2x, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 sec² 2x। यहां पर देखिए अब a और phi ये नए शब्द हैं आपके लिए, तो देखिए dy/dt बोला है। देखिए जब भी अगर मैंने वेरिएबल स्पेसिफाई कर दिया कि t है, तो t के अलावा जो भी लिखा हुआ होगा दैट ऑल विल बिहेव एज अ कांस्टेंट। तो यहां पर लिखा हुआ है a sin ωt + phi, t अगर वेरिएबल है तो a, ओमेगा और phi तीनों हमारे लिए क्या बनेंगे बेटा कांस्टेंट बनेंगे। a, ओमेगा और phi तीनों हमारे लिए कांस्टेंट बनेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, a को तो लिख दिया a की तरह, अब अंदर तकलीफ दुख दर्द ये है, इसे मान लिया अपन ने p, तो साइन p का cos p, p की जगह वापस से ωt + phi। क्या बच्चों काम हो गया है? अरे काम पूरा हो गया है? नहीं, अभी हमें p के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है, तो डॉट p का डिफरेंशिएशन बनेगा ओमेगा, W नहीं है ये ओमेगा है, इसे आगे लेके आओ, a ओमेगा cos ωt + phi, so this is the आंसर। ठीक, चलिए इन दोनों को भी आप ट्राई करना, मैं इनका सीधा आंसर लिख रहा हूं, आप खुद ट्राई करना। अब देखो ये पावर आ गई, जब e के पास ऊपर भी आ जाए तो हमेशा पावर को ही क्या मानना है प्रॉब्लम। जब e के ऊपर कुछ लिखा हुआ हो तो पूरे e को मत मानिए, p कौन है अंदर वाली पावर। अगर e की पावर x होता तो आप कर लेते ना, तो e थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसकी पावर है, तो पावर को प्रॉब्लम मान लीजिए, इसे मानेंगे p, तो क्या आ जाएगा -7 e की पावर -7x, सॉल्व करोगे मिल जाएगा। यहां पर अंदर अगर x होता तो हो जाता, इसे मान लिया p, ln p का 1/p, p मतलब sin x इंटू साइन x का हो गया cos x, मतलब आंसर विल बी cot x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पावर चेन रूल। पावर चेन रूल का मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि u की पावर n हो, कोई फंक्शन है u, उसकी पावर n हो, तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे इसमें क्या लगाना होगा u, मतलब वो प्रॉब्लम की पावर n हो गया, तो x की पावर n की तरफ सॉल्व करेंगे, तो n आगे फिर x n-1, और बाद में इस u का भी क्या करना होगा डिफरेंशिएशन। एक सवाल समझाता हूं, मान लो 4x² + 3 की पावर 10 है। अब जरा सोचिए कि पावर प्रॉब्लमेटिक है क्या? नहीं यार, पावर तो कुछ भी होती, दिक्कत ये कि अगर ये x की पावर 10 होता तो मेरे लिए सॉल्व करना आसान होता। तो यहां पिक करनी है समस्या क्या है, समस्या पावर नहीं, समस्या ये है, इसे p मानो, तो सवाल विल बिकम लाइक p की पावर 10, तो dy/dx क्या करते 10 p की पावर 9 इंटू फिर p का भी करना है, p का कितना हो जाएगा बेटा 8x,
तो 10 और 8 80 एक्स, पी की जगह 4x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 9। सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे हमें चेन रूल करना है। चेन रूल की थ्योरी को आपको दोबारा वीडियो में भी देखना चाहिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने चाहिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक ईएलपी भी शेयर करूंगा जिसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे चेन रूल के, उन्हें आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आता है साइन स्क्वायर एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहां तो हम किससे सॉल्व कर देंगे इसको, प्रोडक्ट रूल से। तो ये तो आपका होमवर्क है, किससे अगर आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते तो आपका आंसर क्या आता वो मुझे बताइए, आंसर तो सेम ही आएगा। और इसे मैं करना चाह रहा हूं मान लीजिए चेन रूल से। चेन रूल से कैसे करते कि ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब यही पावर रूल पड़ा है कि अगर देखे तो टू प्रॉब्लम है कि नीचे वाला प्रॉब्लम है। अगर नीचे वाला एक्स होता तो एक्स स्क्वायर करना तो आसान होता, तो वही काम नीचे वाले को क्या मान लो पी, तो सवाल बन गया पी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा 2 पी की पावर 1 इंटू पी का डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स। तो 2 पी की जगह क्या हो गया साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और अगर आपने बेसिक मैथ का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स विल बिकम साइन 2x। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, साइन 2x आ जाएगा। अरे बोलिए, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर है कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर x के ऊपर स्क्वायर है, कितना प्यारे सवाल है। साइन स्क्वायर एक्स का मीनिंग साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर का मीनिंग कॉस एक्स का होल स्क्वायर नहीं होता। यहां पर केवल कॉस के अंदर जो एंगल है उसका स्क्वायर करना है। तो इसे तो हमें सिंपली चेन रूल से ही करना है। ठीक है, तो अब तो आप कर लेंगे इसे आराम से। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट टी प्लस 2, अंडर रूट टी प्लस 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए यहां पर एक्स का टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या करें भैया, एक तरीका तो क्या है कि इसे कर दें डी एक्स बाय डी टी। अब प्रॉब्लम क्या है, इसे लिखा हुआ है टी प्लस 2 की पावर हाफ। तो आप समझ गए कि अगर ये x होता तो जीवन थोड़ा आसान होता। इसे p मान लिया, इसे p माना, तो वही तरीका वापस, सवाल बन गया p की पावर हाफ। तो हाफ p की जगह है t प्लस 2 की पावर हाफ माइनस 1 इंटू जो तकलीफ माना है इसका भी डिफरेंशिएशन करें p का तो वो आएगा 1। तो आंसर विल बी हाफ t प्लस 2 की पावर माइनस हाफ। ठीक है, नेक्स्ट x बराबर ए टी की पावर 4 और y बराबर बी टी क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। ट्राई कीजिए एक बार फटाक से, आप लोग ट्राई करिए भाई। चलिए शुरू करते हैं। x बराबर ए टी की पावर 4, y बराबर बी टी क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए यहां पर अगर देखें तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, वो आएगा 4a t क्यूब, क्योंकि यहां से dt मिलेगा। और इससे अगर देखें तो डी वाई बाई डी टी मिलेगा, यहां से भी वो मिलेगा 3b t²। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो बताइए वही तरीका, मुझे पता क्या है डी वाई बाई डी टी। अब मुझे x घुसेड़ना है, डी टी काटना है, तो डी टी बाई डी एक्स बनाना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी टी तो ये रहा 3b t², और डी टी बाई डी एक्स देखिए यहां मिला है डी एक्स बाई डी टी, तो इसका उल्टा कर दूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा
ये मुझे मिल जाएगा dt बाय dx। सॉल्व कर लो तो ये आएगा 3b/4at, क्योंकि t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, तो 3b/4at विल बी द आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, करना वही है लेकिन लैंग्वेज में हमें समझना पड़ेगा कि द एरिया ए ऑफ अ सर्कल इज रिलेटेड टू इट्स रेडियस बाय दिस इक्वेशन। हाउ फास्ट इज एरिया चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया का चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब हमें निकालना है dA बाय dr। dA पता लगा एरिया के चेंज से और dr लगा विद रेस्पेक्ट टू रेडियस से। तो करते हैं शुरू। एरिया है पाई r स्क्वायर, तो यार इससे तो dA बाय dr सीधा ही मिल जाएगा। पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर का हो गया 2r, तो दिस इज 2 पाई r। सवाल ने r दे रखी है 10, 10 टू जा 20 पाई, लगा देते हैं मान लीजिए कोई यूनिट, तो आंसर हो जाएगा 20 पाई। नेक्स्ट देखिए, इफ साइड ऑफ अ क्यूब इज चेंजिंग बाय अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए सेकेंड आ गया, टाइम के साथ चेंज हो रही है साइड लेंथ, साइड ऑफ अ क्यूब। और पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्यूब का वॉल्यूम। मान लीजिए साइड लेंथ L है तो क्यूब का वॉल्यूम इज L क्यूब। और पूछा क्या है कि बताना है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है dV बाय dt, वॉल्यूम का टाइम के साथ। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर हल्की सी लैंग्वेज होती है, पर इन 2-3 सवालों में ज्यादा फिजिक्स में काम आएंगे नहीं। लेकिन वही बात, अगर हमें बेसिक मैथ के सवाल करने हैं तो 2-3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनके अंदर बेस्ट तरीका क्या है करने का कि धीरे धीरे सवाल को पढ़िए और यूनिट्स को देख के समझिए किसके रेस्पेक्ट में खेल हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि लेंथ का टाइम के साथ खेल है, मतलब ये dl बाई dt दे रखा है, और भैया क्या पूछा है, वॉल्यूम का पूछा है, dV बाई dt पूछा है। अच्छा इससे क्या मिलेगा, यहां तो लेंथ वेरिएबल है, इससे मिलेगा dV बाई dl मिलेगा। तो dV बाई dl क्या मिला, 3l स्क्वायर, 3l स्क्वायर मिल गया। लेकिन मुझे निकालना क्या है, dV बाई dt। वो मैंने बताया कैसे निकालेंगे, पता क्या है, dV बाई dl। अब इस dl को उड़ाना है तो dl रखना पड़ेगा ऊपर और dt कहाँ चाहिए, नीचे। तो dV बाई dt निकालने का तरीका क्या हुआ, जो दे रखा है वो लिखा, इनटू नीचे वाला काटने के लिए ऊपर लगाना पड़ेगा और जो पूछा वो नीचे लगा दिया। अब dV बाई dl तो ये रहा 3l स्क्वायर, और dl बाई dt अब देखो खुद मीटर पर सेकंड चाहिए, वो ये रहा 4, तो यह 12l स्क्वायर। अब क्या लेंथ दे रखी है कि सवाल ने, लेंथ दे रखी है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 मतलब 48। अब वॉल्यूम है मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम है इसलिए क्या लगाएंगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ट्राई कीजिएगा सब लोग, अपने मॉड्यूल में भी मिलेगा, ELP में भी, अनअकैडमी में। तो कि डेरिवेटिव ऑफ y बराबर 8 रूट साइन एक्स इज dy बाई dx, वो इस फॉर्म में है k cos x अपॉन रूट साइन x। तो यार बताइए k की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो भैया k की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देते हैं। अगर हम सिंपल बात करें यहां पर, तो y मेरे पास जो दे रखा है वो है 8 साइन x की पावर 1/2। तो पहले तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, 8 तो रहेगा ऐसे कैसे। अब साइन एक्स की पावर हाफ का तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, साइन एक्स को क्या मानना पड़ेगा, p, p की पावर हाफ, तो क्या बनेगा हाफ, p की जगह हो गया साइन एक्स हाफ माइनस 1, और इनटू जो p माना है उसका भी cos x से काटो, कितनी बार गया 4। अब इसको उस ऊपर की फॉर्म में सेट करो, तो 4 और ऊपर क्या बच गया cos x, और साइन x के ऊपर माइनस का हाफ है तो उसे नीचे लिखा जा सकता है ऐसे, रूट साइन x। अब इसको इस फॉर्म से कंपेयर करके देखोगे
तो आपको अपने आप मिलेगा के की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको फटाक से करिए आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है आप कर दोगे। करिए ट्राई। y बराबर 4 साइन 40 माइनस 4x, चेन रूल है, du बाई डी एक्स। तकलीफ क्या है भैया? तकलीफ है सर ये प्रॉब्लम है, इसे p मानो। तो du बाई डी एक्स, 4 को एज इट इज साइन p cos 40 माइनस 4x, क्या काम खत्म? नहीं, इनटू करना है p का डिफरेंशिएशन, ये तो 0, मगर ये आ गया माइनस का 4, इसे आगे लिख दो, माइनस का 16 cos 40 माइनस 4x। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसे आप लोग ट्राई कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये इसी पे बेस्ड, ठीक है ना। आप नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि जो भी अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट का कर्व के लिए, और पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, और मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं। फटाक से क्वेश्चन देखिए, स्फेरिकल बैलून दे रखा है, अब पढ़िए, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है ये। तो पहले तो लैंग्वेज से समझिए, दे रखा है dr बाय dt। अरे यार हमारे पास तो देखो ऑप्शन है, ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है। अब स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से तो मुझे मिलेगा, आर वेरिएबल है, dv बाई डी आर मिलेगा, एंड क्वेश्चन इज डिमांडिंग dv बाई डी टी। तो पहले तो dv बाई डी आर निकाल लो यहां से, तो 4/3 पाई इधर आया, आर क्यूब हो गया 3 स्क्वायर, 3 से 3 खल्लास, क्या आया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर dv बाई डी टी निकालना है, वो क्या आएगा dv बाई डी आर। अब dr गायब करना है तो dr बाय dt, डी बाई डी आर ये रहा 4 पाई आर स्क्वायर, और dr बाई dt क्वेश्चन में ही दे रखा है भाई 2/पाई। अब हमारा आंसर तो ये होना चाहिए था, मगर आपको ऑप्शन देख के लग रहा है कहीं भी r नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन ने r की वैल्यू भी दे रखी होगी। तो अगर ध्यान से पढ़े, ध्यान से, तो r ये रहा हाफ, तो 4 पाई, हाफ का स्क्वायर 4, 2/पाई, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड विल बी द आंसर, ऑप्शन 2 विल बी द आंसर। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएशन के सवाल और जो भी आपके कोचिंग के मटेरियल में है उन्हें कीजिए, एक पीडीएफ में भी दे दूंगा नीचे, उससे भी आप प्रयास कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक टूल्स है जो आगे की फिजिक्स में काम आएंगे। चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।